नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट पेडागोजी के सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। समावेशी वातावरण का मतलब कि सबको साथ लेकर के चलना है, चाहे किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक हो, चाहे किसी भी शारीरिक अक्षमता से बालक जूझ रहा हो या फिर किसी भी अधिगम विकार से जूझ रहा हो, सबको एक ही छत के नीचे एक ही साथ शिक्षा देनी है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना होता है। पहला विकल्प दिया गया है, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो विद्यार्थी के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पूर्वाग्रह क्या होता है, तो किसी के बारे में जाने बिना अवलोकन के माध्यम से उसके बारे में अवधारणा बना लेना। जैसे कि किसी के कपड़े अगर पुराने हैं या फिर फटे हैं तो आप उसको क्या मान लेते हैं कि ये गरीब है या फिर पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो ये पूर्वाग्रह हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि उसके केवल कपड़े गंदे, हो सकता है वो पढ़ा लिखा हो, परिस्थितियों की वजह से उसके पास आर्थिक स्थिति सही ना हो, इस वजह से वो फटे पुराने कपड़े पहने। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अनपढ़ होगा। तो ये बिना उसके बारे में जानना, उसके बारे में अवधारणा बना लेने को ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो कि बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें बच्चों के अधिगम यानी कि शैक्षिक अनुभव यानी कि उनके एक तरीके से सीखने को सीमित कर रहा है यानी लिमिट कर रहा है, उस पर हम लोग विचार करने की बात करें, चिंतन करने की बात करें, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में था। क्योंकि जो चीज़ें बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हैं, अधिगम करने से डिस्टर्ब कर रही हैं, उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, यानी कि पहला सही उत्तर है। दूसरा देखिए, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। अब देखिए, अनुभवों की विविधता कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है, जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ हो सकता है। तो जब सबके अनुभवों को आप सम्मिलित करें तो जाहिर सी बात है सबको आप मौका दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। यही तो समावेशी वातावरण है कि चाहे बालक किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हुआ क्यों ना हो, सबको मौका देना, सबको समान अवसर देना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना ही समावेशी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर के। समानता कहने का मतलब कि चाहे बालक गरीब वर्ग से हो या फिर बहुत अमीर हो, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे बहुत अति क्रियाशील हो या फिर प्रतिभाशाली हो या फिर बहुत कमजोर हो, सबको समान मान करके चला जाए, सबको समान एक नज़र से देखा जाए, तो ये भी समावेशी का बिल्कुल प्रॉपर्टी होता है, यानी ये भी सही हो जाएगा। चौथा देखिए, छात्रों को प्रोत्साहित करें करके कि वे स्वयं मानकीकृत पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। ये निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम का कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड करिकुलम की बात की जा रही है। स्टैंडर्ड करिकुलम मतलब कि सबके लिए वो अनिवार्य कर दिया जाए कि स्टैंडर्ड है, सबको करना ही करना है। अब मान लीजिए कि कोई दृष्टि बाधित बालक है जो देख नहीं सकता है, तो क्या वो उस गतिविधि में पार्टिसिपेट कर पाएगा जो कि देखने पर आधारित होगी? या फिर मान लीजिए कोई श्रवण बाधित बालक है, तो क्या उस गतिविधि में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएगा जो कि सुनने पर आधारित होगा? तो ये सब चीज़ें वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसमें शारीरिक अक्षमता थी। इस वजह से मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम को ढालना है। और विकल्प क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं उसको पाठ्यक्रम के अनुसार ढालने की बात की जा रही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक के अनुसार, उसके आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को उसके अनुकूल बनाना है। तो ये विकल्प उसका उल्टा कह रहा था, यानी निगेटिव है, यानी कि ये आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा केवल विकल्प सही है। दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, यानी कि जिसकी नज़र कमजोर है, जो देख नहीं सकता है। आगे पढ़िए, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? ठीक है, पहले विकल्प से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर के। दर्शनात्मक कहने का मतलब कि जो चीज़ें देखी जा सकें। अब चूंकि बच्चा दृष्टिबाधित था, तो क्या आप बच्चे को इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण दे करके उसको समझा पाएंगे? जब वो बच्चा देख ही नहीं रहा है तो वो देख करके समझेगा कैसे? तो ये तो निगेटिव हो गया ना, कि बच्चा देख ही नहीं रहा है और आप जबरदस्ती उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसकी नज़र ही नहीं है और आप जबरदस्ती उसको प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं चित्रों को दिखा करके। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध
उपलब्ध करा करके, मुद्रित पुस्तक यानी कि प्रिंटेड बुक्स की बात की जा रही है, तो बच्चा इसे भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बुक को देख करके थोड़ी पढ़ पाएगा जब उसकी नज़र ही कमजोर है। ठीक है, नज़र कमजोर कहने का मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल वो देख नहीं सकता है, उस सेंस में है, तो ये भी निगेटिव हो गया। चौथा विकल्प देखिए, छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट प्रदान करके। छोटी मुद्रा कहने का मतलब कि जो बिल्कुल स्मॉल फॉन्ट में जो प्रिंटेड बुक्स होते हैं उसकी बात की जा रही है, तो बच्चा वैसे ही नहीं देख पा रहा है, ऊपर से आप और ज़्यादा छोटे फॉन्ट में उसको प्रिंटेड बुक दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, त्रिविमीय। त्रिविमीय नक्शे कहने का मतलब कि जो 3D में नक्शे होते हैं जिसे छू करके बच्चा महसूस कर सकता है, साथ ही साथ और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधन, स्पार्शिकी मतलब कि जो छू करके महसूस किया जा सके का प्रावधान करके। देखिए, अब बच्चा दृष्टिबाधित जरूर है, वो देख नहीं सकता है, लेकिन चीज़ों को छू करके महसूस कर सकता है। जिस प्रकार से ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चे छू करके महसूस करके भाषा को समझ पाते हैं, उसी प्रकार से ये 3D नक्शे की बात की जा रही है और छू करके महसूस करने वाले संसाधनों की बात की जा रही है। तो ये बच्चा कंफर्टेबल होगा जो दृष्टिबाधित है इसमें। और चूंकि यहाँ पर समायोजन की बात की गई थी समावेशित कक्षा में, तो इसी के माध्यम से बच्चे को समायोजित किया जाता है, मतलब जो दृष्टिबाधित बालक है उसको भी समायोजन किया जा सकता है समावेशित कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? देखिए, अलग अलग तरीकों से, नए नए मौलिक तरीकों से सोचना अपसारी चिंतन होता है। देखिए, दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक अपसारी और दूसरा अभिसारी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लीजिए एक ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका अगर है तो ये अभिसारी चिंतन होगा। देखिए, सभी तरीके आकर के इस प्रॉब्लम पर आके खत्म हो जा रहे हैं। और एक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब, देखिए ध्यान से देखिएगा, अपसारी में अप पहला वर्ड है, तो अप का मतलब पहले आप ऐसे एरो बना देंगे ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्लियर हो गया कि सभी जो एरो हैं वो बाहर की तरफ हैं, यानी कि प्रॉब्लम की अलग अलग तरीके से सोचा जा रहा है। और जब भी किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सोचा जाता है तो वो मौलिक विचार होते हैं बच्चे के, और उससे उसमें सृजनात्मकता आती है। यानी कि अलग अलग तरीकों से सोचने, अलग अलग तरकीबों से सोचती है, तो यह किसका प्रतीक है? तो ये अपसारी सोच, अपसारी चिंतन का प्रतीक है। और यह अगर अपसारी चिंतन नहीं होता तो सृजनात्मकता अगर विकल्प में होता तो सृजनात्मकता आपका उत्तर हो सकता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपसारी सोच बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है, किसके प्राथमिक लक्षण हैं? तो यहां पर देख लीजिए, बी और डी में वो कंफ्यूज रह रहा है, यानी कि इसका पढ़ करके वो अर्थ नहीं समझ पा रहा है, यानी कि ये पढ़ने में उसको अक्षमता है। तो पठन वैफल्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लिखने की बात की गई है, तो कहीं ये जैसे पठन वैफल्य को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं, और लेखन वैफल्य को हम लोग डिसग्राफिया बोलते हैं। तो क्या डिसग्राफिया इसका उत्तर हो सकता था? डिसग्राफिया, जैसे चौथे विकल्प में देखिए लेखन वैफल्य दिया गया, तो इसी को डिसग्राफिया अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, डिसग्राफिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ वाले चीज़ से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि चूंकि वो पढ़ने में ही वो उसको दिक्कत हो रहा है, यानी कि वो भ्रमित हो रहा है। बी को वो डी समझ रहा है, यानी कि सही से पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ करके उसका अर्थ नहीं ले पा रहा है, यानी कि पढ़ने में ही उसको अक्षमता है। अब जब पढ़ने में अक्षमता होगी तो जाहिर सी बात है 61 को वो 16 पढ़ ले रहा है, और 61 को 16 पढ़ ले रहा है और उसके बाद वो 16 लिख रहा है, यानी कि लिखने की क्रिया कब होगी? जब वो पहले पढ़ा होगा तभी तो उसको लिखेगा। ठीक है, तो 61 को उसने 16 पढ़ लिया है और उसके बाद उसने 16 लिख दिया, यानी कि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले उसने गलत ही पढ़ा है। तो जब पढ़ने में अगर विफलता होती है तो उसे हम लोग पठन वैफल्य कहते हैं, यानी कि डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पठन वैफल्य इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? समावेशी कक्षा की अगर बात की जाए तो समावेशी कक्षा का मतलब ही ये होता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना है, चाहे किसी भी विकार से, किसी भी शारीरिक अक्षमता से बच्चा क्यों ना जूझ रहा हो। और यहाँ पर विशेष बच्चों की बात की गई है। विशेष बच्चे मतलब कि जो सामान्य नहीं है, वो सभी विशेष की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अति क्रियाशील बालक है, वो भी विशेष है। अति प्रतिभाशाली बालक है, वो भी विशेष होगा। मतलब कि जो सामान्य से अलग है, जैसे कोई सुन नहीं सकता, शारीरिक अक्षमता, कोई देख नहीं सकता, वो भी विशेष है। कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, जैसे कि डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सभी विशेष छात्र होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि इनको समावेशी कक्षा में किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, सबको सहायता करना है तो सबको अलग अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेंगी। जैसे कोई देख नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या ज़रूरत है, जो देख नहीं सकता है उसके लिए
श्रव्य सामग्री जैसे कि टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर छू करके महसूस करने वाली चीज़ें जैसे कि ब्रेल लिपि हो गया, 3D फिगर्स हो गए, उनको छू करके बच्चे को महसूस कराया जा सकता है। तो ये हो गया जो देख नहीं सकता उसके लिए। जो श्रवण बाधित है उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत होगी, यानी कि चीज़ों को देख करके वो समझ पाए, यानी कि भले सुन नहीं सकता लेकिन देख करके समझ पाए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। दिया गया है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, यही है अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पहचान करके उसको अवेलेबल कराना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया जाए कि आखिर बच्चा किस में कंफर्टेबल है, किस माध्यम से पढ़ने में सक्षम है। जैसे कि दृष्टिबाधित था तो जाहिर सी बात है उसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी। जो श्रवण बाधित है जाहिर सी बात है विजुअल इफेक्ट्स की उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि वो चीज़ों को सुन नहीं पा रहा होगा, देख करके समझ सकता है। तो यही कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, यानी किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसका निर्धारण करने की बात की जा रही है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, ये निगेटिव है। कैसे? देखिए बच्चा कक्षा में समावेशी कक्षा है तो इसमें प्रतिभाशाली बालक भी होगा, बहुत कमजोर बालक भी होगा, और जो देख नहीं सकता वो बालक भी होगा, जो सुन नहीं सकता वो भी बालक होगा। अगर आप सबको एक ही कंपटीशन में एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रतिभाशाली बालक है वो कमजोर से बहुत आगे निकलेगा, और उन दोनों के बीच जब आप कंपटीशन कर रहे होंगे तो जो कमजोर बालक है वो और ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो जाएगा। एक तो चीज़ें वो सीख नहीं पा रहा था, अब जब सबसे तेज बालक से आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो उसमें और हीन भावना आ जाएगा कि आपको मतलब उस बच्चे को पूरे क्लास के सामने बेइज्जती महसूस होगी कि मेरे कम नंबर आए हैं, इस प्रकार का ये सीन हो सकता है कक्षा में। तो ये बच्चे में निगेटिविटी फैलाएगा, जिसकी वजह से उसकी रुचि कम होगी और इंटरनल मोटिवेशन कम होगा, उसके बाद से उसका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होने लगेगा। ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सहयोगात्मक अधिगम, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। सहयोगात्मक कहने का मतलब कि ग्रुप्स में बांट दिया जाए बच्चों को जो कि एक दूसरे को ग्रुप में हेल्प कर रहे हो, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जितना समूहों में कार्य करते हैं और जितना इंटरेक्शन करते हैं उनका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होता है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। चौथा देखिए मानकीकृत निर्देश। मानकीकृत कहने का मतलब कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई श्रवण बाधित है, कोई दृष्टि बाधित है, तो क्या ये संभव है कि सबको एक ही माध्यम से पढ़ाया जाए? संभव ही नहीं है। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा है, एक बच्चा देख नहीं पा रहा, तो कैसे संभव है कि सबको एक ही माध्यम से पढ़ाया जाएगा? तो ये निगेटिव था, मानकीकृत निर्देश उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए केवल 1 और 3 वाला हमारा सही है। अब चलिए विकल्प में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 1 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? संरचनावादी परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे होंगे, और अपने ज्ञान की रचना करने के लिए जाहिर सी बात है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा और उत्सुकता दिखा रहा होगा किसी भी गतिविधि में शामिल होने के संदर्भ में। वही हमारा विकल्प होगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया निष्क्रिय प्राणी के रूप में। अब बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो वो निष्क्रिय कहाँ है? ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी निगेटिव है क्योंकि उसको नन्हा वैज्ञानिक तो समझा जा सकता है लेकिन छोटा वयस्क के रूप में नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो विकल्प मैं कट कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही निगेटिव है, दूसरे जो विकल्प है उससे कम एप्रोप्रिएट है। इस वजह से भी सीबीएसई बोर्ड की यही खूबी होती है परीक्षा की कि एक ही प्रश्न के आपको चारों विकल्प सही लगेंगे, लेकिन वो विकल्प आपको चुनना होता है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर छोटे वयस्क ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये दूसरे ऑप्शंस के तुलना में कम एप्रोप्रिएट है, इस वजह से ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। कभी भी इस प्रकार के उत्तर आप नहीं दे सकते सीटेट की परीक्षा में जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे बिल्कुल ही एकदम गधे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक के तौर पर देखा जाता है और अपने ज्ञान की रचना वो स्वयं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दुष्ट कहना ये एक निगेटिव वर्ड है बच्चों के लिए। कभी भी इस प्रकार के वर्ड्स नहीं यूज किए जाएंगे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। अब बच्चे जब उत्सुक हैं तो जाहिर सी बात है वो रुचि ले रहे होंगे, और रुचि लेंगे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे किसी गतिविधि में, और इसमें जब बच्चा रुचि ले रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन होगा जिसकी वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, और जब अधिगम अर्थपूर्ण होगा यानी वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे होंगे जब बच्चा खुद इंटरेस्टेड है उस कॉन्सेप्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है हाशिए पर रहने वाले समुदायों। हाशिए पर रहने का मतलब कि जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बहुत पिछड़े हैं, जैसे कि जिनका ऐसे समुदाय से जो आ रहे हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जिसका विकास अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों। ठीक है, यानी कि पैसे से वो कमज़ोर हों, यानी कि गरीब परिवार से आ रहे हों। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसे परिवार के बच्चे अकादमिक असफलता प्राप्त करने में सक्षम
नहीं है। यानी ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो गरीब थे या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिनका बहुत पिछड़ा था, इसकी वजह से वो सफल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। देखिए ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है। यहाँ पर बच्चा सीखेगा या नहीं सीखेगा उसकी मानसिक स्थिति तय करती है इस बात को लेकर के, और कितना वो प्रयास कर रहा है अधिगम करने के लिए इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है या फिर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर ऐसा रहता तो किसी भी गरीब परिवार का बालक आगे बढ़ करके पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करता। अगर ऐसा रहता तो कोई भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला पिछड़ा बालक कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता अधिगम में। ये बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति और उसका प्रयास ये तय करेगा कि वो अधिगम कर पाएगा या नहीं। वो कितना गरीब है कितना अमीर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसे परिवार या फिर माता पिता जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, यानी जो अनपढ़ हैं, वो अपने बच्चों के शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। ये विकल्प निगेटिव है। जो पढ़ा लिखा नहीं है माँ बाप, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो और ज़्यादा इन सभी चीज़ों को महसूस करते हैं कि हमने अपने जीवन में शिक्षा नहीं प्राप्त की, जिसकी वजह से हमें दैनिक जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और ज़्यादा जागरूक रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, और वो हथकंडा अपनाते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव कह रहा था। कह रहा है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ये सबसे निगेटिव है, क्योंकि वही लोग तो सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। जो समस्याएं उसने अपने जीवन में झेली है वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस प्रकार की समस्याओं को झेले, इस वजह से वो वो प्रयास करते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, बच्चों की असफलता का गुण रोपण हमेशा उसके आनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चा अगर असफल हो गया, फेल हो गया, तो उसके आनुवांशिक दोष यानी कि उनके माता पिता से जो आनुवांशिक लक्षण मिले हैं उस पर दोष डाला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो मान लीजिए डॉक्टर का जो बेटा है वो बहुत बार देखा गया है डॉक्टर इंजीनियर के बेटे जो हैं वो गलत लाइन में चले जाते हैं या फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर अनुवांशिक लक्षण ही केवल बच्चे का भविष्य तय कर रहा होता तो जाहिर सी बात है इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और पुलिस का बेटा पुलिस ही बनेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? कहाँ बहुत ज़्यादा सफल लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं? ये आनुवांशिक लक्षण तय नहीं करता है कि आप कितना सीखेंगे कितना नहीं सीखेंगे। बच्चे का प्रयास ही ये तय करेगा कि बच्चा कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो जो असफलता है उसको आनुवांशिक लक्षण आनुवांशिक दोष पर रोपित नहीं किया जा सकता। ये निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चों की सफलता का कारण माफ करिएगा बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। यह विकल्प पॉजिटिव था और यही उत्तर होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, व्यवस्था कहने का मतलब कि स्कूल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। उनके द्वारा कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत जरूरतों, बच्चों की क्या व्यक्तिगत जरूरत है उसको अनदेखा कर देना। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे हैं जिसमें से 80 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं जो कि नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि उनके लिए कुछ विशेष आवश्यकता की जरूरत है। कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी। कोई श्रवण बाधित है तो जाहिर सी बात है उसके लिए विजुअल इफेक्ट्स की आवश्यकता होगी। हो सकता है कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा हो तो उसके लिए कुछ अलग जरूरत है। कोई डिस्ग्राफिया से जूझ रहा हो तो उसके लिए अलग मेहनत करने की जरूरत है। कोई डिस्प्रेक्सिया से जूझ रहा हो, कोई इस प्रकार से अनेक विकार होते हैं जिससे बच्चा जूझ रहा होता है। उस पर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ध्यान ही नहीं देता है। इसी प्रकार का एक मूवी आया था, आप लोगों ने देखा होगा, तारे जमीन पर। उसमें जो बच्चा था वो डिसलेक्सिया से ही जूझ रहा था। उसमें बालक पढ़ने में अक्षमता था, उसको बी को डी दिख रहा था, मतलब हर चीज़ को वो उल्टा पढ़ रहा था, तो वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा था। तो वहाँ पर देखिए उसके माता पिता या फिर स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जा रहा था कि ये बहुत कमजोर है, जबकि आवश्यकता उसकी कुछ अलग थी। उसके प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया जा रहा था। यहीं ये विकल्प कह रहा है कि ये व्यवस्था की कमी है, स्कूल मैनेजमेंट की कमी है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक बालक की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अधिगम के लिए उसकी ज़रूरतों को अनदेखा कर दिया जाता है स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, इस वजह से बच्चे असफल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पॉजिटिव सेंस में आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया है वेधन एवं अभ्यास द्वारा। वेधन को ड्रिल कहते हैं और अभ्यास को प्रैक्टिस कहते हैं। तो अगर आप बच्चे को कॉन्सेप्ट ना बताएं, कॉन्सेप्ट ना सिखाएं और सिर्फ प्रयास कराते रहें, अभ्यास कराते रहें और मशीन की तरह उससे ड्रिलिंग यानी कि मशीन की तरह बच्चे से काम करवा रहे हैं, तो बच्चा मशीन थोड़ी है कि मशीन की तरह वो लगातार काम करता रहेगा। बच्चे को खेल के माध्यम से बताना है। तो हमेशा जो अभ्यास होता है और वेधन यानी कि ड्रिल और प्रैक्टिस
निगेटिव सेंस में ही होता है। बार बार आप मशीन की तरह बच्चे से व्यवहार नहीं कर सकते, ये निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर के। प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब कि कंपटीशन, देखिए दो प्रकार का कंपटीशन होता है। एक तो होता है पॉजिटिव सेंस में कि आप सीखने के लिए कंपटीशन करिए, और दूसरा होता है कि एक तरीके से लोगों के बीच में कंपटीशन करिए कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। इस प्रकार का जो कंपटीशन होता है दूसरा वाला प्रकार, वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बालक हैं। कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा है, कोई शारीरिक अधिगम विकार से जूझ रहा है। तो इन सभी बालक को आप एक पैमाने में नहीं तोल सकते कि सब एक ही लेवल के और सब में कंपटीशन कराया जाए। मान लीजिए कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है, वो जाहिर सी बात है अच्छा नंबर पाएगा, और बहुत कमजोर बालक है, वो जाहिर सी बात है कम नंबर पाएगा। अब दोनों के बीच में कंपटीशन का कोई मतलब बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। अगर आप दोनों के बीच में कंपटीशन करा रहे हैं, नंबर की तुलना करेंगे, तो बच्चा और हीन भावना का शिकार हो जाएगा जो कमजोर था। तो प्रतिस्पर्धा निगेटिव सेंस में है, यहां पर आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर के। देखिए हर पुरस्कार यहां पर थोड़े समय के लिए मोटिवेशन का काम करता है, लेकिन हमेशा आप छोटे छोटे बातों पर पुरस्कार दे दें तो ये मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो आप उनसे कोई काम करने के लिए बोलिएगा। देखिएगा, अगर आप उनसे बोलेंगे कि एक गिलास पानी ला दो, तो वो बोलेगा कि मुझे कुछ ये चाहिए, मुझे टॉफ़ी दीजिए तब मैं लाऊंगा। आप कहेंगे ठीक है टॉफ़ी दे दूंगा। उसके बाद से क्या करेगा, वो हर काम के लिए टॉफ़ी मांगने लगेगा कि आप कोई भी काम करें कहेंगे तो वो कहेगा कि मुझे ये काम करके दीजिए, या फिर ये टॉफ़ी दीजिए, ये चॉकलेट दीजिए, तभी मैं करूँगा। तो क्या है, ये बाहरी मोटिवेशन है, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन था उसका। वो चॉकलेट के लिए आपकी आज्ञा का पालन कर रहा है। आपने जो आज्ञा दिया पानी लाने के लिए, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा है, वो इसलिए पानी ला रहा है क्योंकि उसे चॉकलेट मिलेगा। अब कभी ना कभी तो वो उस स्टेज में आएगा जब चॉकलेट से उसका मन भर जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो चॉकलेट था, कभी ना कभी तो उसका मन भर जाएगा उस चॉकलेट से, उस पुरस्कार से उसका मन भर जाएगा। इसी को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि जो पुरस्कार आप दे रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हैं, वो कभी ना कभी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और बच्चा सोचेगा कि यार अब तो इसका चॉकलेट खाने मेरा मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल अब मन भर गया, अब क्यों मैं उनका काम करूं। वो काम इसीलिए कर रहा था चॉकलेट के लिए, और चूंकि उसका चॉकलेट से मन भर गया, तो अब आप आज्ञा भी देंगे या फिर कोई काम भी कहेंगे तो वो काम को टालने लगेगा। यानी कि बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करना चाहिए कि बच्चा खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित रहे, ना कि चॉकलेट के लालच में, ना कि पुरस्कार के लालच में। पुरस्कार निगेटिव सेंस में होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, यानी कि बच्चे का जो अनुभव है उससे जोड़ करके, जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके आगे की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए, देखिए विज्ञान वो पढ़ा रही है और गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या है? देखिए वो विज्ञान पढ़ा रही है और गणित से उसे कोरिलेट करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया छात्रों में भ्रांतियां यानी कि भ्रम की स्थिति को बढ़ावा देगा, ये कहा जा रहा है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को जब बच्चा सीख लेता है तो वो दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने में उसकी मदद करता है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने मदर टंग सीखा, हिंदी सीखा, तो जब आप टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या उसको भ्रम की स्थिति आप में होती है? नहीं ना, वो आपको मदद करता है टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश सीखने में। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, बोझ को नहीं बढ़ाता है। जैसे हिंदी आपने सीखा तो वो अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद कर रहा है, तो ये बोझ कहाँ बढ़ा रहा है? ये तो आपको और हेल्प कर रहा है ना, तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयक अधिगम को बढ़ावा देगा, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? पहला दिया गया है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। अब मान लीजिए आपने बाइक चलाना सीखा और 10 साल छोड़ दिया बाइक चलाना, तो ऐसा थोड़ी है कि 11वें साल में जब आप बाइक चला रहे होंगे तो आप बाइक चलाने की प्रोसेस को भूल जाएंगे। ये एक बार आपने सीख लिया तो ये जीवन पर्यंत आपके साथ ये अनुभव जुड़ गया। अब मतलब जीवन पर्यंत आप बाइक चलाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि आपने 2-4 साल कपड़ा तह करना छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको फिर से प्रेस करके तह करना भूल जाएंगे। ये भी लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन पर्यंत आप इसको इस व्यवहार को सीख जाते हैं एक बार करने के बाद से, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। अब बच्चा 7 साल की आयु में पेड़ पर चढ़ना सीख गया है, तो बाद में भी तो वो चढ़ सकता है, चाहे वो 50 साल का हो गया तब भी वो चढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि ये सभी जो उदाहरण है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के उदाहरण है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में देखिए दीर्घ अवधि स्मृति, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों, पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने और समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।